दोस्तों, ईरान इस समय अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े पॉलिटिकल और सोशल उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, जिसमें फाइनेंशियल तबाही, लंबे समय से जमा पॉलिटिकल असंतोष और बाहरी दबाव, ये तीनों मिलकर इस इस्लामी देश की बुनियाद को चैलेंज कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस वीडियो में वही बात करेंगे। साथ ही ईरान की हिस्ट्री के उस टाइम की भी बात करेंगे जब ईरान में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था और उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल गई थी। इसलिए वीडियो को जरूर देखना, एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। To Iran, where protests against rising living costs have been gathering pace in recent days, with the president calling for national unity and solidarity. Witnesses say the government is using tear gas and water cannon against protesters. ईरान में दिसंबर 2025 के अंत से जो प्रोटेस्ट शुरू हुए, वो पहले महंगाई, बेरोजगारी और ईरानी रियाल की हिस्टोरिक गिरावट के खिलाफ थे। लेकिन कुछ ही दिनों में वो प्रोटेस्ट खुले तौर पर इस इस्लामी देश की व्यवस्था के खिलाफ पॉलिटिकल विद्रोह में बदल गए। तेहरान के बाजार से शुरू हुआ यह आंदोलन ईरान के कई बड़े शहरों में फैल चुका है और 2022 की महसा अमीनी आंदोलन के बाद ये खमेनेई रूल के खिलाफ सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। दरअसल ईरानी इकोनॉमी पर सालों से अमेरिकी बैन, भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट का दबाव है। यहाँ महंगाई 40-50% से ऊपर है, बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है और रियाल की कीमत हिस्टोरिक रूप से नीचे जा चुकी है। 2025 के एंड तक ईरानी करेंसी की तेज गिरावट और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम आसमान छूने से वहां के मिडिल क्लास और व्यापारियों का सब्र अब टूट चुका है, जो ट्रेडिशनली ईरान के पावर स्टेबिलिटी का एक सहारा माने जाते थे। सोशल मीडिया और 2022 के प्रो वुमेन राइट्स आंदोलनों ने वहां की युवा पीढ़ी को और वोकल बना दिया है। अब वहां नारों में सिर्फ सुधार नहीं, बल्कि तानाशाह, मुर्दाबाद और इस्लामी हुकूमत के अंत की सीधी मांग सुनाई दे रही है। इसके साथ वहां के अपने सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, गोलियों और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के जरिए विरोध को दबाने की भी कोशिश की है। लेकिन कई शहरों में प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों और सुरक्षा ठिकानों पर हमला करने की कंडीशन तक पहुंच गए, जो इस बार के प्रोटेस्ट को पहले के प्रोटेस्ट से ज्यादा खतरनाक बना देता है। लेकिन इस आंदोलन के पीछे ईरान की वो पहचान भी छिपी है जिसे कभी पर्शिया कहा जाता था। ईरान का क्राइसिस समझने के लिए उसकी पहचान और पावर की उस हिस्टोरिक जर्नी को भी समझना जरूरी है, जिसमें पर्शिया से ईरान बनने तक की कहानी बेहद ही जरूरी मोड़ है। पुराने टाइम पर यह पूरा इलाका पारस या पर्शिया के नाम से जाना जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत में रजा शाह पहलवी ने मॉडर्न देश बनाने के प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रलाइजेशन, मिलिटराइजेशन और नेशनलिज्म पर जोर दिया और 1935 में ऑफिशियली दुनिया से रिक्वेस्ट किया कि उसके देश को पर्शिया की जगह ईरान कहा जाए। पहलवी राजशाही का ये प्रोजेक्ट 3 बड़े पिलर्स पर खड़ा था। पहला था वेस्टर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन, जहां ड्रेस कोड से लेकर जुडिशरी तक में यूरोपियन मॉडल को अपनाया गया। सेंट्रलाइज मोनार्की चलाते हुए प्रोविंशियल ताकतों, कबीलाई नेटवर्क और धार्मिक प्रतिष्ठानों को कमजोर किया गया। वहीं अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ नजदीकियां बढ़ाई गई। तेल, सुरक्षा और डिप्लोमेटिक डील्स के नाम पर ईरान को बाकी देशों से डिप्लोमेटिक रिश्ते से बांधा गया। अब यही मॉडल 1979 की इस्लामिक क्रांति का बेस बना, जिसमें आयतुल्लाह खुमैनी ने पहलवी राजशाही को करप्ट, प्रो वेस्टर्न और जालिम बताकर उखाड़ फेंका और ईरान को इस्लामी देश बनाने की नींव रखी। इस्लामी रिपब्लिक ने नाम तो ईरान ही रखा, लेकिन आइडेंटिटी को इस्लामी क्रांतिकारी विचारधारा, शिया पॉलिटिकल इस्लाम और एंटी वेस्ट प्रोटेस्ट के नैरेटिव से डिफाइन किया। आयतुल्लाह खुमैनी 1989 से ईरान का सबसे बड़ा नेता है। वो एक तौर पर वहां के राष्ट्रपति, संसद, जुडिशरी से ऊपर बैठकर पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। उसकी सत्ता कुछ मेन इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े नेटवर्क पर टिकती है। सबसे पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC, जो मिलिट्री, इंटेलिजेंस, मिसाइल, रीजनल मिलिशिया नेटवर्क और बड़े फाइनेंशियल एम्पायर पर कब्जा करके बैठा हुआ है। इसके बाद आता है रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट, जहां कुम और मशहद के बड़े हौजा, फ्राइडे प्रेयर लीडर्स, गार्जियन काउंसिल जैसी चीजें जो चुनावों को फिल्टर करते हैं और पूरे देश पर आइडियोलॉजिकल नियंत्रण रखते हैं। इसके बाद आता है सिक्योरिटी स्टेट अपैरेटस, जहां बजीज मिलिशिया, इंटेलिजेंस मंत्रालय, साइबर पुलिस और व्यापक निगरानी नेटवर्क बनाया गया है। अब आज इस पावर स्ट्रक्चर को 4 तरफ से चुनौती मिल रही है। आम जनता को लगता है कि IRGC और सत्ता में बैठे एलीट लोग लेबनान, सीरिया और यमन में चल रहे प्रॉक्सी वॉर पर अरबों खर्च कर रहे हैं, जबकि देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल बुनियादी ढांचे को अनदेखा कर रहे हैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का नैरेटिव अब युवाओं के पेट और जेब के सवाल पर टिक नहीं पा रहा। 2009 का ग्रीन मूवमेंट, 2017-18 के फाइनेंशियल विरोध, 2019-20 के पेट्रोल प्राइस प्रोटेस्ट और 2022 के महसा अमीनी प्रोटेस्ट, इन सब ने मिलकर जनता के एक बड़े हिस्से का डर कम कर दिया है। 2025-26 के मौजूदा आंदोलन पहले की तरह किसी एक क्लास तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रेड, स्टूडेंट, महिला, एथनिक माइनॉरिटी, इन सब के असंतोष का एक कलेक्टिव रूप है जो इस वक्त दिख रहा है ईरान की सड़कों पर। सत्ता में बैठे एलीट के अंदर भी अब दरारें दिख रही है। 2022 के बाद से कई पूर्व राष्ट्रपति, पुराने क्रांतिकारी और सीनियर मुल्ला खुले या इनडायरेक्ट रूप से खमेनेई की रणनीति पर सवाल उठा चुके हैं, सुधारों और कम्युनिकेशन की बात कर चुके हैं।
कुछ भूतपूर्व अधिकारियों और खमेनेई के रिश्तेदारों तक ने कहा है कि अब इस सिस्टम को अंदर से सुधारने की कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ बदलना ही एक ऑप्शन है। वहीं खमेनेई के सामने एक सक्सेसर का भी मुद्दा है कि बुढ़ऊ के जाने के बाद कौन आएगा। इस पर एलिट्स के अंदर खींचतान और गुटबाजी है, जिससे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर और पावर सिस्टम ज्यादा नर्वस दिखता है। जनता की नजर से देखें तो उन्हें लगता है कि एक और सुप्रीम लीडर का सिस्टम ही समस्या की जड़ है। अब सवाल यही कि खमेनेई पर क्या अभी भी खतरा है? तो खतरा सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन से नहीं, बल्कि 3 लेवल पर है। उसकी एक्सेप्टेंस, कंट्रोल और इंटरनेशनल प्रेशर उसको और डराते हैं। जिस इस्लामिक रिपब्लिक ने खुद को गरीबों, मजलूमों और वेस्ट के शोषण के खिलाफ की सरकार बताया था, आज वही सरकार अपने ही गरीब नागरिकों पर गोलियां चला रही है, इंटरनेट बंद कर रही है, ट्रांसपेरेंसी से भाग रही है। अब आप खुद ही सोचिए, जब नारे मुद्दों के हल से ऊपर उठकर इस्लामिक रिपब्लिक को हटाने पर चले जाते हैं, तो ये सिर्फ किसी नीति का नहीं, पूरे सिस्टम के खारिज होने का इशारा है। अब सवाल ये दोस्तों कि इन सब में खमेनेई खुद को कैसे बचाएगा? अभी तक आईआरजीसी और सुरक्षा बलों की वफादारी खमेनेई की सबसे बड़ी ताकत रही है, लेकिन इतने लंबे फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच लोअर रैंक जवान और उनके परिवार भी उसी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। अगर आंदोलन लंबा खिंचता है और देश भर में फैली स्ट्राइक से इकोनॉमी ठप होती है, तो रिप्रेशन की लागत तेजी से बढ़ेगी और गद्दारी की संभावना भी इसके साथ बढ़ेगी। 2025 में इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और उसके बाद के सीजफायर ने ईरानी मिलिट्री सिस्टम को थका दिया। अब अंदरूनी विद्रोह की स्थिति में उसे 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है। वहीं अमेरिका इजराइल के अंदर पहले से मौजूद रिजीम चेंज कैंप इस मौके को एक विंडो की तरह देख रहा है, अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, जिससे तेहरान पर फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक के साथ साइबर दबाव भी बढ़ सकता है। अभी कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में बताया कि ईरान में जिस तरह से आम नागरिकों पर वहां की सेना ने गोली चलाई है, अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है कि वो ईरान में मामला शांत करेगी। अब अमेरिका जब मामला शांत करता है तो आपको पता ही दुनिया में क्या बदलाव होते हैं। बस अब खमेनेई की यही बेवकूफ़ी अमेरिका को भी मौका देगी। हालांकि खमेनेई की कुर्सी तुरंत गिरने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके आंदोलन को दबाने की कठोर नीति, आईआरजीसी की ताकत और विपक्ष की एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप की कमी उसे बचाए हुए। अब दोस्तों एक सवाल यह भी है कि अमेरिका और इजराइल ईरान में बदलाव क्यों चाहते हैं? सिंपल सा रीजन है, वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों के लिए ईरान केवल एक देश नहीं, बल्कि वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस का सेंट्रलाइज्ड एक्टर है। इसीलिए वो सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं, बल्कि रिजीम चेंज तक की बात करते हैं। दरअसल ईरान की रीजनल रणनीति, लेबनान में हिजबुल्ला, सीरिया में असद शासन का सपोर्ट, इराक में शिया मिलिशिया, यमन में होती, ये सब मिलकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाते हैं, जो इजराइल और अमेरिकी इंटरेस्ट के लिए सबसे बड़ा हाइब्रिड खतरा है। वॉशिंगटन की नज़र में अगर तेहरान में सरकार कमज़ोर होती है या बदल जाती है, तो ये पूरे नेटवर्क को अनस्टेबल कर देगा और इजराइल की सिक्योरिटी स्ट्रांग हो जाएगी। वहीं ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन कैपेसिटी पर अमेरिका इजराइल लंबे समय से चिंता में है। 2018 में ट्रंप द्वारा JCPOA से बाहर निकलने के बाद तनाव और बढ़ गया। 2025 में इजराइल द्वारा ईरान पर की गई भारी बमबारी के पीछे ऑफिशियल लॉजिक न्यूक्लियर खतरा और मिसाइल सुविधाओं को इनएक्टिव करना था, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इसे रेजीम चेंज के ब्रॉडर एजेंडे से जोड़ते हैं। एनर्जी, डॉलर वर्चस्व की लड़ाई और जियोपॉलिटिकल एंगल भी इसमें इंपॉर्टेंट है। वेस्ट एशिया पर नियंत्रण करना अमेरिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इराक इस इलाके में चीन, रूस और डॉलर से अलग फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक पिवट बन चुका है। जो देश अमेरिका की सैंक्शन रिजीम को बाईपास कर ईरान के साथ एनर्जी ट्रेड और बार्टर अरेंजमेंट्स करते हैं, वो डॉलर सिस्टम को चैलेंज करते हैं। वॉशिंगटन के हॉक्स के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक खतरा है। सब मिलाकर दोस्तों ईरान इस समय एक बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है। इसमें भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर ईरान में बदलाव होता है और प्रो अमेरिकन सत्ता वहां बैठती है, तो उसके बाद वो भारत के बॉर्डर्स के देशों की तरफ भी बढ़ेंगे। यही भारत के लिए खतरा है, एक्सपर्ट्स की माने तो। भारत का ईरान की सत्ता के साथ एक अंडरस्टैंडिंग अभी है। एक नई रिजीम उसी अंडरस्टैंडिंग को दोबारा से शुरू करने के लिए भारत को मजबूर करेगी। इस पूरे मुद्दे पर ईरान में जो चल रहा है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो उस पर आपकी क्या ओपिनियन है? अमेरिका ईरान को लगातार चेतावनी दे रहा है, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है? और भारत के एंगल को लेकर अगर आप कुछ विचार रखते हैं तो कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। डेली मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।